गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अवधेश सर आज आपका पॉलिटी में नया सब्जेक्ट नया चैप्टर शुरू करता हूँ। ठीक है। और जो हम लोग का आज का चैप्टर होगा वो बच्चों होगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपने मौलिक अधिकार के चैप्टर में कि एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सारी बातों को आज यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों मौलिक अधिकार जो है इसको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का दूसरा नाम जो है मूल अधिकार भी होता है। हालांकि मौलिक और मूल में कोई डिफरेंट नहीं है, बस जो है वर्ड का डिफरेंट है। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आज का चैप्टर होगा बच्चों हम लोग का फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। ठीक है, तो मैंने बच्चों इसके पहले जो संघ एवं राज्य क्षेत्र आप लोग को पढ़ाया और उस चैप्टर में मैंने आप लोग से कहा था कि देखिए अब हम लोग भाग और अनुच्छेद इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, और सर्वप्रथम हम लोग का जो पहला काम होगा वो यही होगा कि हम लोग भाग और अनुच्छेद कहाँ से लिया, भाग और अनुच्छेद क्या है पहले ये जान लें, फिर उसके बाद कहाँ से अडॉप्ट है ये। ठीक है, चैप्टर ये देख लें। हालांकि हर चीज़ें कहीं ना कहीं से अडॉप्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा मैटर है। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट जो है ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इन सारी बातों को देखते हैं। ठीक, और एक बेसिक बात करें कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार का बच्चों देखो कोई परिभाषा जो है नहीं संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, मगर विभिन्न विभिन्न विद्वान पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न विभिन्न विद्वान जो हैं उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग टाइप की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें एक सर्वमान्य परिभाषा जिस पे ज़्यादा सहमति विद्वानों की है राजनीति विज्ञान के, कि मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इन अधिकारों के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो अब मौलिक अधिकार में ऐसा क्या है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब अगर इस बातों को जानना है कि भाई ऐसा क्या है मौलिक अधिकार में कि हमारा जो है पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अब मौलिक अधिकार में। ठीक है, कि क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक बात जानते हैं पहले। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बात करें बच्चों यहाँ पे कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक ना, भाग 3 में है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बच्चों इसका अनुच्छेद जो है ये 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35। तो ये जो है इतने अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपसे अब मैंने अभी आपको चैप्टर का नाम डाला, यहीं से दो क्वेश्चन आपको मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि फंडामेंटल राइट जो है किस पार्ट में है, किस भाग में है। ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर हो गया 3। ठीक है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा वो आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, कि 15 से लेकर 28 तक, 16 से लेकर 32 तक, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन देंगे तो आपका सिंपल आंसर सेकंड क्या हो गया, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले ही मिल गया। ठीक, दूसरी बात, ये मौलिक अधिकार जो था तो क्या हमारे संविधान निर्माता जो संविधान बना रहे थे तो क्या उन्होंने खुद अपने दिमाग से सोच सोच के, ठीक है, फंडामेंटल राइट जैसी चीज को ले आया। ठीक नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मौलिक अधिकार जो है ये आया कैसे, जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि 60 देशों के संविधान का संविधान निर्माताओं ने किया अध्ययन। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया तो उसमें संविधान निर्माताओं को, ठीक है, मिला क्या, मौलिक अधिकार। तो अब मौलिक अधिकार संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए और ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हर हाल में होना चाहिए। ठीक, तो अब भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो परिस्थितियां थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया संविधान निर्माताओं ने, अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट का निर्माण किया। इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि मौलिक अधिकार अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया तो जो बातें वहां लिखी हैं सेम बात हमारे यहाँ भी लिखा है, ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग संविधान निर्माताओं ने क्या किया, सर्वसम्मति से यानी संविधान सभा के सभी सदस्यों के सहमति से निर्माण किया है मौलिक अधिकार का। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट जो है इसका स्रोत क्या होगा, ठीक है, तो स्रोत होगा बच्चों, स्रोत होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट है, ठीक है, क्या, मौलिक अधिकार। ठीक, अब सुनना बच्चों, मैंने आप लोग को इसके पहले के चैप्टर में बताया था, एक वर्ड मिलेगा आप लोगों को, मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान। अब मैटर आता है बच्चों कि मूल संविधान क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मूल संविधान क्या है। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में जो जो चीजें सम्मिलित थीं वो सभी चीजें क्या हैं, मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और 26 जनवरी 1950 के बाद कोई चीज ऐड की गई तो वो चीजें क्या हैं, वो वर्तमान संविधान का भाग है। ये बात बच्चों हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मूल संविधान वर्तमान संविधान दोनों में डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, संसद संविधान का संशोधन करके किसी चीज को सम्मिलित करेगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वर्तमान संविधान का पार्ट। ठीक है, और अगर जो है किसी चीज को हटा दिया तो वो भी किस में ऐड हो जाता है, वर्तमान में। ठीक, तो अब ये बात मैं क्यों यहाँ पे कर रहा हूं, तो इसके पीछे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, इस बात को बच्चों समझते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना रहा है। अब देखो बच्चों, अगर बात किया जाए भारत के मूल मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, तो मौलिक अधिकार की संख्या बच्चों कितनी थी, तो 7। ठीक है, 7। अब अगर बात करें वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं वर्तमान समय में मौलिक अधिकार, ठीक है, की संख्या ठीक है कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, 6। तो मैटर आएगा कि सर 7 था 6 हो गया। ठीक है, ये कब हुआ, तो मैंने एक बात आप लोग को बता रखा है कि जब कभी संविधान में किसी नई चीज को शामिल करना है या किसी पुरानी चीज को हटाना है तो उसके लिए करना पड़ता है संविधान का संशोधन। और भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल, ठीक है, किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, यानी किसके पास, संसद के पास है। ठीक है, राज्य के विधानमंडलों को यानी विधानसभा विधान परिषद को संविधान में संशोधन करने का कोई पावर बच्चों नहीं है। ठीक है, केवल संसद। ठीक, तो संसद ने क्या किया, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा के 6 कर दिया। अब मूलभूत प्रश्न ये है कि ये हुआ कब, तो ये हुआ बच्चों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संख्या, ठीक है, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई। ठीक है, तो अब यहाँ एग्जामिनर बच्चों यही नहीं रुकता है। ठीक है, वो अब अगला क्वेश्चन पूछता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है, जब मौलिक अधिकार था, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद, ठीक है, में सम्मिलित था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि 7 जो मौलिक अधिकार थे उसमें कौन सा मौलिक अधिकार हटा, संपत्ति का अधिकार। तो 7
मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। कहाँ से कर दिया गया? फंडामेंटल राइट से, ठीक है, कर दिया गया। ठीक है बच्चों, एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी, मगर है क्या भाई, ह्यूमन एरर होता रहता है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है ये 42 अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है, ये 42 नहीं है और सन जो है 1976 नहीं है, ठीक है, ये 44, ठीक ना बच्चों, 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन, और वर्ष क्या है इस अधिनियम का? 1978। तो 1978 में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो जब ये मौलिक अधिकार था तो उस समय इसका उल्लेख कहां था? ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो इसका उल्लेख, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में था? ऑप्शन देगा, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25, 4 ऑप्शन देंगे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक। अब अगर बात करें कि अनुच्छेद 19 ऑप्शन में ना हो तब, तो एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, वो क्या होगा? 31, ठीक ना, 31। तो बच्चों याद रखना कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, ठीक है, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है वो 2 अनुच्छेदों में थे, ठीक। एक तो अनुच्छेद 19 में था, ठीक है, और अनुच्छेद 31 में, ठीक। अब और एक बात जानो बच्चों, अनुच्छेद 19 का किया गया है वर्गीकरण, ठीक ना, वर्गीकरण। तो अनुच्छेद 19 का जो वर्गीकरण किया गया है, तो अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट, जब भी ब्रैकेट में कोई संख्या या कोई लेटर हो उसको बच्चों बोलते हैं क्लाज। तो अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट, अगर हम एकदम शुद्ध हिंदी बात करें कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1, तो इसका मतलब क्या है? तो शुद्ध हिंदी में बात करें तो कहते हैं परंतुक, ठीक ना, परंतुक। और फिर जब इसका भी डिवीजन हो जाएगा तो फिर उसको बोलेंगे सब क्लॉज। तो शुद्ध हिंदी बात करें तो उपपरंतुक। आप आसान शब्दों के लिए, आसान शब्दों में हिंदी जो वर्ड है आप यूज कर सकते हैं खंड या उपखंड, ठीक ना, खंड जो हो गया क्लाज, उपखंड जो है फिर उस क्लाज का डिवीजन, ठीक है। बट संविधान के दृष्टिकोण से ये शब्द जो है वो सही नहीं माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको हिंदी में अगर बोलना है तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट, फिर इसका डिवीजन है तो सब क्लॉज ABCDEF, ठीक है, EF इतना है। तो यहां थोड़ा सा बच्चों देख लेना, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ABCDEF, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज F जो है ना, इसमें उल्लेख था किसका? संपत्ति के अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का। तो मैंने थोड़ा सा आपको डेप्थ बता दिया। आप केवल अगर इतनी बात याद रखते हैं कि संपत्ति का अधिकार का उल्लेख, ठीक है, कहां था, तो आपका सिंपल आंसर होगा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में, ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में। तो इस बात को यहां अगर लिख दें कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद को शॉर्ट में बच्चों में जहां भी ऐसे लिखूं तो इसका मतलब अनुच्छेद समझना, ठीक है। उल्लेख अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 31 में था, ठीक। थोड़ा सा अगर डेप्थ करना होगा तो बच्चों यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा अगर डेप्थ करना है
तो वहाँ भी मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ। अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज एफ, सब क्लॉज एफ। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, एफ। ठीक है, तो इतना ठीक है। तो अब ये इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, अब जरा आगे देखें और मैं अभी आके इसको वापस आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर अगली बात की जाए कि ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, उसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और पहले जब ये मौलिक अधिकार था तो इसका उल्लेख कहाँ था, अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज एफ प्लस अनुच्छेद 31 में। ठीक, तो अच्छा, अब बाहर अगर हो गया संपत्ति का अधिकार, तो अब ये कौन सा अधिकार है? तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अब ये क्या है, विधिक या कानूनी अधिकार। अब इसका उल्लेख कहाँ है, किस अनुच्छेद में, तो 300A। हिंदी बात करें तो 300 क में। ठीक है, 300 क में। तो अब देखो यहां अगर लिख दे हम कि संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है, वर्तमान में एक विधिक या कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद, इसको भी शॉर्ट में लिखूंगा, अनुच्छेद 300A, हिंदी लिख रहे हैं तो क लिखेंगे, ठीक है, 300 क में है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इस बात को समझा कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 क में दिया गया है। ठीक है, 300A में। ठीक, अब अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि भारत का जो है मूल संविधान, भारत का मूल संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता था, तो 7। मूल संविधान नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। ठीक है, अब बात करें बच्चों यहाँ पे, ठीक है, वर्तमान की, तो वर्तमान समय में 6 करता है। वर्तमान में भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, करता है, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है, ये बात अब हम लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बात करें हम लोग कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, तो फर्स्ट समानता का अधिकार। ठीक है, यहां लिख दे बच्चों। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों आज सामने आर्टिकल लिखना है तो मैं इसको लाइन से लिखता हूं, ठीक है, क्रम वाइज।
तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और फोर्थ कौन हो जाएगा बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलो तो अब इसमें आप लोग से बच्चों क्वेश्चन पूछेगा क्या कि समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक में उल्लेखित है? तो 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का 18 से लेकर 22 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध 22 और 23। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, एक मिनट धार्मिक स्वतंत्रता जो है बच्चों, ये यहाँ ध्यान देना है बच्चों, 23 और 24 है, सॉरी। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 25 से 28 तक। ठीक है, अब आगे दो फंडामेंटल राइट और देख लें। ठीक है, दो फंडामेंटल राइट कौन? ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, ये कहां से कहां तक होगा बच्चों? ये आपका हो जाता है 29। ठीक है, और 30। ठीक है, फिर देख लें लास्ट छठवां, तो ये हो जाता है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां से कहां तक हो जाता है? ये केवल एक अनुच्छेद बच्चों 32। ठीक है, 32 में दिया गया। ठीक, अब बच्चों अब अगर हम इसको बच्चों देखें, ठीक है, तो मैंने आप लोग को अभी तक क्या बात बताई, आप इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। ठीक है, मैंने क्लास स्टार्ट किया किस जो है कि चैप्टर का? फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में मैंने आप लोग को क्या बताया कि संविधान के भाग 3 में, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। ठीक, सेकंड बात, मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से अडॉप्ट है या लिया गया है, स्वीकार किया गया है? तो हमारा आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों अमेरिका शब्द मत यूज करना, अमेरिका शब्द गलत है। जब अमेरिका शब्द हम यूज करते हैं तो वो कॉन्टिनेंट के रूप में सामने आता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और उसमें कई देश हो जाते हैं। तो अमेरिका शब्द हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, बट अमेरिका शब्द सही नहीं है। ठीक है, तो क्या शब्द सही है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया। ठीक, अच्छा, फिर क्या देखा? भारत का मूल संविधान अपने नागरिकों को, ठीक है, कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता था? 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। ठीक है, तो वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो ये किस अनुच्छेद में था? तो 2 जगह बताओगे, क्या? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31। ठीक, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार किस टाइप का अधिकार है? तो विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है, कहां इसका उल्लेख है वर्तमान समय में? तो बच्चों अनुच्छेद 300, ठीक है, क में उल्लेखित है। ठीक, अब वर्तमान जो संविधान है हमारा, जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार, ये कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? ठीक है, तो पहला समानता का अधिकार, कहां से कहां तक होगा? ठीक है, तो समानता का अधिकार का उल्लेख बच्चों हमको कहां से कहां तक मिलता है? ठीक है, 14 से लेके 18 तक। ठीक, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक होगा? ठीक है, 19 से लेके 22 तक। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहां से लेके कहां तक होगा? 23 और 24 होगा।
ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये कहां से कहां तक होगा, 25 से लेकर 28 तक होगा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये कहां से कहां तक होगा, ठीक है, ये आपका बच्चों 29 और 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद छठवां मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहां से कहां तक होगा, केवल एक आर्टिकल, और वो क्या होगा 32। दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि सर आपने 14 से लेके पूरा 30 तक आप आए, फिर जो है 31 गायब करके आप 32 पे आ गए। तो बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है नहीं, तो इसलिए 31 जो है मौलिक अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, खाली है, ठीक है, खाली है। तो इसलिए 31 का कहीं कोई मैंने बीच में जिक्र नहीं किया है, ठीक है, 31 का जिक्र जो है मैंने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ हम बच्चों देख लें 31 का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया है, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, ठीक। अब जो है हम लोग को बारी बारी से अनुच्छेद 12 से लेके पूरा यहाँ 32 तक, ठीक है, एक एक आर्टिकल को देखना है बच्चों। और आप इस बात का थोड़ा बिलीव रखें कि मैं जो अभी क्लास जब शुरू करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक सारे आर्टिकल याद रहेंगे, ठीक है। कैसे याद रहेंगे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप भी थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार रहना, ठीक है, तैयार रहना। तो हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं जो मौलिक अधिकार है उसको। तो इसमें बच्चों सबसे पहले 2 अनुच्छेद अगर हम लोग देख लें, ठीक है, और उसके बाद मौलिक अधिकार पे आए तो अच्छा होगा, ठीक। तो मौलिक अधिकार में हम देखें अगर अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 काफी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं भारत सरकार प्लस संसद, ठीक है। सेकंड बात करें तो राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, विधानमंडल। थर्ड बात करें तो स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, ठीक है, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। अब यह है क्या बच्चों, इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, अन्य प्राधिकारी, ठीक है। अब देखो यहां पे भारत सरकार की बात करें तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्लस इनका जो है कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो है ये क्या होगा, भारत सरकार कहलाएगा, ठीक है। संसद की बात करें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य सरकार की बात करें तो सीएम यानी मुख्यमंत्री और प्लस मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। विधानमंडल की बात करें तो 3 जो है अंग इसमें भी जोड़ देंगे, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर यानी राज्यपाल। स्थानीय प्राधिकारी मतलब कि आईएएस, ठीक है, पीसीएस, ठीक है, ये हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, पुलिस वगैरह सब स्थानीय प्राधिकारी में, ठीक है, तहसीलदार वगैरह सब। अन्य प्राधिकारी मतलब यहां लिख दें हर सरकारी संस्थान एवं हर सरकारी संस्थान एवं उसके कर्मचारी, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गए, ये हो गए राज्य के अंग, ठीक है। अब मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब मैं अनुच्छेद 13 का जिक्र कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहां बात करें बच्चों अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 का जिक्र अगर नहीं करेंगे तो बच्चों ये बात जो है 12 वाली आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। तो यहाँ देखना कि अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया बच्चों। देखो 13 में जो है क्लाज है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो मैं जो है कि क्लाज जो होते हैं ना वो आपसे यूपीएससी में पूछता है, ठीक ना, क्लाज यूपीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लाज इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट जो आर्टिकल है वो बता रहा हूँ। अब क्लाज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे नहीं, वो आपसे पूछेगा नहीं और आप बोर हो जाओगे, ठीक है। मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है।
बोर हो जाएंगे। तो यहां हम देखें तो अनुच्छेद 13, इसके लाइन को समझना बच्चों बहुत जरूरी है, तब जाके 12 समझ में आता है। ठीक है, क्या है? तो कहा गया है कि इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अब ध्यान देना बच्चों, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट मैंने लिख दिया है, मौलिक अधिकारों को कम करे या उसे छीने। ठीक है बच्चों, ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, रिव्यू करने का जो है किसी भी कानून का, ठीक है, राइट भी जो है यहीं से मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से आता है। ठीक है, और अब बच्चों हम लोग इसको जरा समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। 13 क्या है? तो कह रहा है बच्चों कि इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य, ठीक है, राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या उसे छीने। ठीक, तो अब समझना बच्चों, कह रहे कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैटर फिर ये आ जाता है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा जानने की ये जरूरत है कि आखिर राज्य क्या है। मान लो अगर मैं ऐसे कह देता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने, ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि हम किसको कह रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता का मौलिक अधिकार कम हो या छीना जाए। तो एक इमेज उभर के सामने आ गई हमारी, किसकी? मोदी जी की, कि मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बट कहा राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो अब कोई इमेज उभर के सामने आ रहा है कि राज्य आखिर क्या, राज्य का कोई तस्वीर सामने आ रहा है कि यार राज्य मतलब क्या। तो अब राज्य मतलब क्या, इसी बात को देखो बच्चों, अब यहां समझते हैं, ठीक ना। राज्य मतलब क्या, तो यहां राज्य का डेफिनेशन मैंने दिया है। तो राज्य मतलब ये कि प्रधानमंत्री और पूरे उसके कैबिनेट के लोग, यानी मंत्री परिषद के लोग। मंत्री परिषद मतलब कि जितने मंत्री हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, चाहे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, ये सारे मंत्री जो होते हैं, इन मंत्रियों का पूरा ग्रुप जो है, ठीक ना, पूरे मंत्रियों का जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहलाता है? ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों का समूह। और मंत्रियों का समूह का मतलब मंत्री परिषद। तो मोदी जी और पूरा उनका मंत्री परिषद। संसद की बात करें जो कानून बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा, और इसी संसद का अंग माना जाता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को भी कह दिया। राज्य सरकार प्लस विधानमंडल। तो राज्य सरकार में क्या है? मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जो है उनका अपना कैबिनेट, उनका मंत्री परिषद, ठीक है, तो उनको भी कह रहा है। ठीक है, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इनको भी कह रहा है। और स्थानीय प्राधिकारी मतलब आईएएस, पीसीएस और जितने ये सब जो है पुलिस वगैरह हैं, ठीक है, ये लोग, और हर सरकारी कर्मचारी और संस्थान, इन्हीं लोगों को कह रहा है अनुच्छेद 13, इन्हीं लोगों को कह रहा है अनुच्छेद 13 कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता के मौलिक अधिकार कम हो या क्या हो, छीने जाएं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये कहा किसको जा रहा है। यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, मंत्री, आईएएस, पीसीएस यानी कि डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, पुलिस, ठीक है, पुलिस, ये सब के सब, ठीक है, ये सब के सब, और प्लस हर सरकारी कर्मचारी, ठीक है, हर सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा मौलिक अधिकार कम हो या उसे छीना जाए। ठीक, अच्छा, मैटर फिर एक आ जाता है कि अच्छा सर ये बताइए, मान लीजिए छीन लिया गया,
तो क्या होगा? तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि मौलिक अधिकार का फिर जो है कस्टोडियन कौन है, संरक्षक कौन है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है संविधान निर्माताओं ने 2 लोग को बनाया है कि अगर मौलिक अधिकार छीना गया तो वो मौलिक अधिकार हमारे हमको वापस मिलेंगे। कौन दिलाएगा? 2 लोग दिलाएंगे, ठीक है। एक जो होगा सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जो होगा हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमारे वहां न्यायालय के बच्चों 3 क्रम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब ये जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय जो है ये फंडामेंटल राइट को, ठीक है, वापस नहीं दिलवाता। फंडामेंटल राइट के केस को देखने का अधिकार जो है इसके पास नहीं है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत ये क्या करता है? 5 प्रकार के जारी करता है रिट, और इसी रिट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट को ये क्या करता है? वापस दिलवाता है। जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? ये भी 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, और रिट जारी करके हमारे जो फंडामेंटल राइट हमसे छीने गए हैं वो क्या करेगा? वो हमको दिलवा देगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत हमारे मौलिक अधिकार वापस दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट जो है यानी उच्च न्यायालय, ये किस अनुच्छेद के तहत हमारे मौलिक अधिकार हमको वापस दिलवाता है? तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? अनुच्छेद 226, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बड़ा सिंपल सा कि किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देख ऑप्शन दे देगा, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद जो है 14 है, ऐसे दे देगा। सिंपल सा आपको आंसर देना है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। या फिर लिखेगा क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में क्या कहा गया है, ठीक। ऑप्शन ए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 12 में कही गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कि अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में क्या कहा गया है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया, कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बी ऑप्शन दिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन सी, भारत में विधि निर्माण के लिए एक संसद होगी जिसका गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। और चौथा दे देगा कि राज्य की परिभाषा, ठीक। तो आप बता देंगे आंसर कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 जो है इसमें क्या कहा गया है? याद रखने की जरूरत है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या उसे छीने, ठीक। ये इतनी बात हो गई बच्चों, ठीक। तो अनुच्छेद 12 और 13 जो है हम लोगों ने देख लिया। बट एक बात यहाँ पे जान लेना बच्चों, किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलता है, ठीक ना। एब्सोल्यूट पावर मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति या संस्था एक तानाशाह का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी में तानाशाही रवैया वो चलता नहीं है, ठीक है। तानाशाही रवैया, डिक्टेटरशिप नहीं चल सकता। तो यानी कि मैं ये बात कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब हमारे फंडामेंटल राइट कम किए जा सकते हैं। एक बात क्लियर रखना बच्चों, किताब उताब जो है हर जगह यही मिलता है 13 में कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने। बात सही है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर मुझे लिखना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? मैं यहाँ पे ये लिखता कि राज्य सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने। अब मैंने वर्ड यूज कर लिया सामान्य परिस्थितियों में, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आया, कोई विषम परिस्थिति देश में विद्यमान हुई, तो उस कंडीशन में हमारे मौलिक अधिकार जो है कम किए जा सकते हैं। मगर कम करने के कुछ न कुछ तो आधार होंगे ना। तो आधार क्या होता है, ठीक है। तो आधार जो है बच्चों लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और सदाचार, सदाचार, ठीक है। इन मुख्य रूप से इन 3 आधारों पे हमारे फंडामेंटल राइट को, ठीक है, क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कम किया गया तो हम न्यायालय की शरण में
नहीं जा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जब हमारे देश में लग जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि लगता किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों, ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 जो है, ये तो बिना राष्ट्रपति के कुछ कहे ही स्वतः निलंबित हो जाएगा, ठीक ना, स्वतः जो है ये निलंबित हो जाएगा। जबकि बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उसको राष्ट्रपति क्या करता है, जरूरत पड़ने पे उसको क्या करेगा, निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो वो आएगा मीडिया के सामने और कहेगा आज हम जो है अनुच्छेद 25 में जो मौलिक अधिकार है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, सस्पेंड कर रहे हैं। फिर आएगा किसी दिन कह देगा 26 को कर रहे हैं, किसी दिन आएगा कहेगा हम जो है 17 को कर रहे हैं, ठीक है। बट याद रखना बच्चों, दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो वर्ल्ड वार भी हो जाए ना, विश्व युद्ध भी अगर हो जाए, तो ऐसी भी परिस्थिति में वो मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होता है, खत्म शब्द नहीं यूज करेंगे, निलंबित नहीं होता है, ठीक ना। तो वो मौलिक अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का, ठीक है। तो 20 और 21 में क्या ऐसा है कि विश्व युद्ध तक हो जाए तो भी ये मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकता। हम जब 20 में पहुंचेंगे तो वहां पे बच्चों बताएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पे, ठीक है, युक्त निर्बंधन, ये शब्द थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, ठीक ना, मतलब युक्त निर्बंधन का मतलब ये होता है बच्चों कि मौलिक अधिकार अगर आप कम कर रहे हैं तो कम करने का जो आधार हो वो सही हो, ठीक ना, वो सही हो। ये नहीं कि एक तानाशाह की तरह हम उसको क्या करें, कम कर दें और कहें कि लोक व्यवस्था जो है बाधित हो रही है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो इन आधारों पे फंडामेंटल राइट जो है वो क्या किया जाता है बच्चों, कम किया जा सकता है। वो अलग बात है कि 13 में कहा गया कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकारों को कम करे या छीने, ठीक है बच्चों। तो वो किस परिस्थिति में है, सामान्य परिस्थिति में है, ठीक है। तो इतनी बात बच्चों हम लोगों ने जान लिया, ठीक। और अब हम लोग जो है आते हैं अनुच्छेद 14 पे, ठीक है, अनुच्छेद 14। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, कायदे से इसको हम लोग पढ़ा जाएगा, पहला मौलिक अधिकार। तो पहला मौलिक अधिकार हमारा क्या है, पहला मौलिक अधिकार बच्चों हमारा क्या है, ये अधिकार है, ठीक है, ये अधिकार समानता का है, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, यह अधिकार जो है 14 से लेके 18 तक में है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमको 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद हमको पढ़ने हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब अगला हेडिंग डाल लें, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 14। तो क्या है अनुच्छेद 14 में, आओ इसको बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं लिख दूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का मतलब होता है बच्चों समानता, विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक। तो यहाँ बच्चों मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो है कि ऑफलाइन के क्लासेज में मैंने देखा है, कुछ यूट्यूब पे भी देखा है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में कोई डिफरेंट क्रिएट नहीं करते हैं लोग, ठीक है। और जो है बता दिया जाता है कि कानून की नज़र में हर कोई क्या है, समान है। अच्छा,
बच्चों क्या एक ये पॉसिबल है कि कानून की नज़र में हर कोई समान हो? सुनने में तो लग रहा है कि हाँ, कानून की नज़र में हर कोई समान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर याद रखना बच्चों, समानता की जो बात है ना, वो समान लोगों में समानता की बात की जाती है, असमान लोगों में समानता की बात नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ये बताओ कि हम हैं, आप हैं, ठीक है, और एक जो है 10 साल का बच्चा है, ठीक है, और दोनों के लिए एक नियम निर्धारित किया जाए कि दोनों जो है 4 मंजिले बिल्डिंग पे, ठीक है, 20-20 किलो का गत्ता लेके चढ़ेंगे और दोनों की सैलरी जो है वो समान होगी, दोनों को वर्किंग टाइम जो है समान होगा। अच्छा बताओ बच्चों, ये जस्टिस है कि 10 साल का बच्चा भी 20 किलो का गत्ता उठा ले और हम भी उठा लें, 4 मंजिले पे वो भी जाए, 4 मंजिले पे हम भी जाएं, सैलरी उसकी भी 8,000 हो, सैलरी हमारी भी 8,000 हो, तो क्या है, कानून की नज़र में हर कोई समान। तो ये क्या लग रहा है, ये समानता सही लग रहा है? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 बन रहा था ना, तो लिखा जा रहा था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मगर तब हुआ क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वगैरह जो है इसमें हस्तक्षेप किए, तो इन लोगों का हस्तक्षेप करना जो है काफी अच्छा था। अब इन लोगों ने कहा कि एक बात बताइए कि विधि के समक्ष आप लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर कोई समान होगा, ठीक है, तो विधि के समक्ष समता की आपने बात किया कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने, ठीक ना, समक्ष मतलब सामने, यानी कि कानून के सामने, ठीक है, कानून के सामने हर कोई समान होगा। अच्छा ठीक है, कानून के सामने हर कोई जो है समान होगा, ठीक, तो ये बताइए जो पहले से जो उपेक्षित है, ठीक है, जो पहले से उपेक्षित हैं उन वर्गों का क्या, क्या पुरुष को भी महिला के साथ ही आप बराबरी देंगे? ठीक है, तो महिला को क्या, महिला और पुरुष क्या शारीरिक शक्ति के मामले में क्या एक समान है, या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनका विकास पुरुषों के साथ हुआ है? मैटर आया नहीं। क्या दलित वर्ग जो है स्वर्णों की तरह क्या शुरू से शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता आया है? आंसर आया नहीं। क्या वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से शूद्र वर्ग का, ठीक है, क्या शोषण नहीं हुआ, शिक्षा से उनको वंचित नहीं किया गया? किया गया। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि कानून की नज़र में हर कोई समान होगा? तो अब ये बहस चल पड़ी। तो फिर ये हुआ कि आप समानता की बात करिए, परंतु कहाँ करिए, समान लोगों में, यानी कि आप जनरल का जनरल से भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, ओबीसी का ओबीसी से, एससी का एससी से, और एसटी का एसटी से, और महिला का महिला से, ठीक है, आप भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु जनरल का भेदभाव एससी एसटी से हो सकता है, पुरुष का भेदभाव महिला से हो सकता है। यही रीजन है बच्चों कि हम देखते हैं कि बस हो या पेपर हो, ठीक है, या एडमिशन की प्रक्रिया हो, तो एससी एसटी वर्ग को, ठीक है, क्या किया गया है, कुछ विशेष रियायत दी गई है, महिलाओं को कुछ विशेष रियायत दी गई है, यहाँ तक कि पंचायत का चुनाव हो, ठीक है, नगर पालिका का इलेक्शन हो, या फिर जो है नौकरी हो, कहीं भी हम देखते हैं, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि अलग से सुविधाएं जो इन लोग को प्रदान की गई, और वही सुविधा हमारे सामने जिस रूप में है ना, हम उसी को कहते हैं आरक्षण। ठीक है, तो अगर कभी पूछ लिया कि आरक्षण का जन्म किस अनुच्छेद से हुआ है, ठीक है, तो आरक्षण का जन्म जो है अनुच्छेद 14 से हुआ है, परंतु नौकरियों में आरक्षण जो है वो कहाँ से मिला है? तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, नौकरियों में जो आरक्षण है उसका जिक्र कहाँ है, आर्टिकल 16 का, ठीक है, क्लाज 4 में। शिक्षा में जो रिजर्वेशन है कि एडमिशन वगैरह जो है वहां पे रिजर्वेशन जो है उसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 15 का क्लाज 4, ठीक ना, क्लाज 4। तो अब मैं समझाना यहाँ ये चाह रहा हूं बच्चों कि विधियों का समान संरक्षण शब्द जोड़ा गया, ठीक ना, कि यानी कि कानून की नजर में हर कोई समान है, ठीक है, परंतु कहाँ है, समान लोगों में समान है, और समान लोगों में समान रहेगा तब जाके हर किसी को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, और इसको हम बच्चों और एक बड़े आसान तरीके से अगर देखना हो तो देख लें कि मैं क्यों यहाँ बार बार कह रहा हूँ समान लोगों में समानता की बात, समान लोगों में समानता की बात। आप ऐसे देख लो, कुछ बच्चे आरक्षण का विरोध करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा जो है जनरल वर्ग वाले
विरोध करते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों जो है, ऐसा नहीं है कि हम आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं, मगर एक प्रबुद्ध पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, ठीक है, उसको सही क्या है गलत क्या है इस बात को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आरक्षण जो है वो गलत नहीं है, बट ये है कि अगर जनरल वर्ग में भी कोई गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिले, ठीक है, मिले। तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% दिया गया ना, तो ये क्या है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। जो लोग विरोध कर रहे हैं गलत है, ठीक है। और अगर SC ST OBC और महिला को आरक्षण मिल रहा है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है, ठीक है। तो जिनके साथ भेदभाव रहा है, जो लोग दबे कुचले रहे हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं, उनको कुछ विशेष रियायत मिलनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति लंगड़ा है, दूसरा व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, और कहा गया दोनों को कि 10 जो है मिनट का टाइम है और आप जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे फला वस्तु रखी हुई है, आप उसको लेके आइए। अब बच्चों खुद सोचो कि क्या वो चोटिल व्यक्ति लंगड़ा रहा है जो, उसको भी 10 मिनट की टाइमिंग और उसको भी 2 किलोमीटर की दूरी, जो स्वस्थ है उसको भी वही सेम दूरी सेम टारगेट, तो ये क्या जस्टिस है? नहीं। तो होगा क्या जस्टिस? फिर क्या होगा? तो जस्टिस आप कह सकते हो कि सर ये हो सकता है कि या तो जो है उसका 2 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम कर दीजिए, या 10 मिनट की जो टाइमिंग है वो आप उसका 15 या 20 मिनट कर दीजिए, है ना। यही चीज हुआ है बच्चों आरक्षण के साथ, ठीक ना। यही चीज कि क्या किया है, कुछ रियायत दी गई है, तो वही रियायत क्या है, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो यानी कि हम बात करें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 14 में क्या गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, ठीक है, वंचित नहीं किया जाएगा, और तो और विधियों के समान संरक्षण से भी वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि कानून का संरक्षण हर किसी को प्राप्त होगा। तो समान लोगों में समानता की यहाँ पे बात हो रही है, ये बात बच्चों ध्यान में रखना। अमूमन टीचर जो है सीधे सीधे बस एक बात यही कहते थे, कानून की नज़र में हर कोई समान होगा, किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। बस ये बात कह के वो निकल लेते हैं, बट गड़बड़ी है ये, ठीक ना, गड़बड़ी है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य आपको बांधना, आपको बांधना नहीं है, आपको इतना बता देना है कि आप सिलेक्शन के करीब रहो, या करीब नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, हो जाए, ये पढ़ाने का ट्रेंड है, ठीक है। बांधना मुझे आपको जो है ये उद्देश्य नहीं है मेरा, ठीक है बच्चों। तो अनुच्छेद 14, ठीक। अब देखें हम अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 15, तो अब देखो बच्चों अनुच्छेद 15 में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के के आधार पर सार्वजनिक स्थलों का, तो सार्वजनिक स्थल बच्चों कौन है, तो सार्वजनिक स्थल का मतलब यहाँ क्या हो गया, कुआं हो गया जैसे, ठीक है, तालाब हो गया, ठीक है, पार्क हो गया, ठीक है, होटल हो गया, होटल। तो ये क्या हो गया बच्चों, सार्वजनिक स्थान, ठीक है, सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस, ठीक है। तो सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से ना तो रोका जाएगा और ना ही उनके समक्ष
उनके समक्ष कोई शर्त और ना ही उनके समक्ष कोई शर्त रखी जाएगी। ठीक है, ये इतनी बात मैंने बच्चों लिख दी। ठीक, अब हम लोग इसको जरा समझें। बहुत आसान है बच्चों, मगर मैंने ऑफलाइन की क्लास में भी देखा है, बच्चों को थोड़ा बताने के लिए कहता हूँ कि भाई इसको समझाओ, कि समझ लो कि तुम टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मुझे बस इसको क्लियर कर दो कि ये अनुच्छेद कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग से संवाद तो हो नहीं सकता है कि मैं आप लोग से कमेंट में जो है कि पूछूं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम देखें क्या है, कह रहा है किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, तो धर्म की बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी कह लो। जाति की बात करें तो SC ST OBC, ठीक है, जनरल। मूल वंश की बात करें तो मूल वंश में हम बच्चों क्या कहते हैं, जैसे मान लो हम जो है हमारे वहाँ गुलाम वंश के लोग थे, खिलजी वंश के लोग थे, तुगलक वंश के लोग थे, ठीक है, मुगल वंश के लोग थे। तो मान लो उस वंश का भी आज कोई अगर है तो उनकी भी बात कर रहा है। प्लस क्या कह रहा है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक ना, या जन्म स्थान, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है, तो इन 5 आधारों पे, ठीक ना, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, तो कह रहे हैं इन 5 आधारों पे सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से ना तो रोका जाएगा और ना ही उनके समक्ष कोई शर्त रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, ना ही रोका जाएगा ना ही शर्त रखी जाएगी। तो मतलब क्या है, देखो सबसे विवादित मुद्दा जो बच्चों हमारे वहां रहा है वो जाति का ही मुद्दा रहा है। ठीक ना, भेदभाव वगैरह जो है वो जाति से ही ज्यादा थे। ठीक है, हम लोग इस बात को थोड़ा यहाँ समझ लें। ठीक है, जाति से ही भेदभाव जो है वो ज्यादा था, इसको समझ लेते हैं। देखो अनुच्छेद 15 जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को, ठीक है, कह रहा है कि 5 आधारों पे, ठीक है, रोका नहीं जाएगा। मतलब क्या, तो सार्वजनिक स्थल में क्या, जैसे कुआं है, कोई तालाब है, कोई पार्क है, कोई होटल है। जैसे मान लो, चलो मैंने कहा कोई पार्क है, ठीक है, पार्क में जो है जनरल वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग मान लो लेटे हुए हैं, और कह रहा है यहाँ पे कि जाति, ठीक है, जाति, तो अब जाति में मान लो कोई शूद्र वर्ग का, SC ST वर्ग का कोई व्यक्ति आया, पार्क में एंट्री किया। अब अंदर आके वो जो है कि पार्क में लोगों के बगल में वो भी बैठ गया। अब वो लोग नहीं जान रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है शूद्र है या क्या है, मगर होता है क्या है कि जब बात होती है तो बातों बातों में पता चलता है, भाई आपका नाम क्या है, कहाँ के निवासी हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि हमारा नाम ये है, तो कास्ट पता चल जाती है। तो अब मान लो कास्ट पता चल गया, तो अब जनरल वर्ग के लोग तुरंत उठ के खड़े हो जाएं और कहें कि यार तुम तो जो है शूद्र वर्ग के हो, ठीक है, तो अब तुम पार्क में नहीं बैठ सकते हो, हटो यहाँ से, निकलो बाहर जाओ। अब पार्क क्या है, वो सार्वजनिक है। भाई आपका अपने घर में पार्क है तब तो किसी को मत घुसने दो, वो तो अलग मैटर हो गया। अगर सार्वजनिक है, ठीक ना, पब्लिक प्लेस है वो, तो अब वहां पे उसको ये कह दो कि भगा दें कि जाओ यहाँ से, तो अनुच्छेद 15 क्या कर रहा है, यही कह रहा है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात क्या, भगाना तो छोड़ो, संविधान निर्माताओं ने यहां तक व्यवस्था किया, कहा कोई शर्त भी नहीं लगा सकते हो। शर्त ना लगा पाने का मतलब कि मान लो अब पार्क में वो आया, ठीक है, SC ST वर्ग का जो है व्यक्ति वो आया, जनरल वालों ने कहा, OBC वालों ने कि भाई तुम पार्क में आ रहे हो, लेटने बैठने जो भी है, ठीक है, तुम ऐसा करो, ठीक है, बैठो लेटो, मगर कब, जब हमारी कुछ शर्त है उसको तुम पूरा कर दो। तो मान लो पूछा उसने क्या शर्त भाई, तो कहा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं 20 लोग, इन 20 लोगों के लिए जाओ कहीं से चाय और समोसा, ठीक है, तुम लेके आ जाओ, और उसके बाद तब तुम इत्मीनान से यहाँ बैठो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गई बच्चों शर्त। तो क्या 15 शर्त लगाने की इजाजत दे रहा है, तो बच्चों आंसर है नहीं। यानी कि क्या, कोई अगर SC ST वर्ग का व्यक्ति है और वो आ गया पार्क में, ठीक है, तो आप ना ही उसको वहां से हटा सकते हैं, ना ही उसके समक्ष कोई शर्त रख के कि भाई ये चीज ऐसे करो, ठीक है, कुछ नहीं, आप उसे रोक नहीं सकते। होटल में अगर चला गया
तो ये कह दो कि शूद्र है, इस आधार पे हम जो है होटल में उसको खाना नहीं देंगे, होटल का मालिक खाना नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा ही हर पब्लिक प्लेस की कंडीशन है, ठीक ना बच्चों। तो अनुच्छेद 15 में हमको यही ध्यान देना है। दूसरी बात जो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है हाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाई होना मतलब क्या कि पूछेगा अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से न रोकने की बात कितने आधार पे की गई है, तो संख्या देगा बच्चों, ठीक है, कि कितने आधार पे कही गई है, 4 आधार पे, 6 आधार पे, 5 आधार पे या 7 आधार पे, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब यही कि आधार क्या है, 5 है, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक ना। तो ऑप्शन जब देगा कि कितने आधार पे नहीं रोका जा सकता, 5 आधार पे, ठीक है। 5 आधार कौन कौन से हैं, सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज हम देखें, मान लो जन्म स्थान की बात की, कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है, अब वो आ गया, ठीक है, यूपी में, और पार्क में वो जाके बैठ रहा है, तो अब जो है कि पार्क के लोग कहें कि यार तुम तो जो है कि मराठी बोल रहे हो, यानी कि तुम महाराष्ट्र के हो, अब तुम महाराष्ट्र के हो, तुम्हारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, तो तुम कैसे यहाँ आ गए, भागो यहाँ से, भागो भागो। तो ऐसा भी क्या है बच्चों, नहीं हो सकता। और तो और उसके साथ भी कोई शर्त नहीं लगाई सकती, ये नहीं कि जाओ पहले चाय समोसा मेरे लिए ले आओ तब तुम यहाँ पे बैठना, ना, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि साफ सबका है कि सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से, ठीक है, रोका नहीं जाएगा, किन आधारों पे, ठीक है, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। तो उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ तो रोक लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही चीज लिंग की बात कर लें, मेल फीमेल, तो अब जो है कि कोई किन्नर आ गया, ठीक है, होटल में खाना खाने के लिए, तो होटल मालिक कहे कि तुम किन्नर हो, तुमको इसलिए खाना नहीं देंगे होटल में, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का अनुच्छेद 15 था, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 हम लोग का कंप्लीट होता है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग जो है फंडामेंटल राइट के अपने इस क्लास को अब यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। और कल हम लोग फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो है, इसके बाद हम लोग जितना आगे बढ़ सकते हैं अपने एक 1 आवर्स के क्लास में, ठीक है, तो उतना आगे हम लोग फिर बढ़ा जाएगा कल की क्लास में, ठीक है। और अभी तक जितना मैंने आप लोग को बच्चों बताया समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं अगर कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप जो है जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, जो माध्यम हैं मुझसे कांटेक्ट करने के, आप उसके द्वारा कांटेक्ट करके, ठीक है, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक है, तो आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल मैं आपको पीडीएफ जो है वो उपलब्ध कराऊंगा ही कराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या होंगी जीएस में, आप उसको किसी भी माध्यम से मुझसे शेयर करिएगा, मैं उसको बेझिझक जो है सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग बच्चों मिलते हैं, ठीक है, ओके।